औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ठीक है ना, हमारे पास आर्टरीज़ आ जाती हैं। आर्टरीज़ की थ्री लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका एक्सटर्नल होती हैं, ट्यूनिका मीडियम में होती हैं, और ट्यूनिका इंटरना। ये किस चीज़ से बनी हुई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना है तो वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ट्यूनिका मीडिया तो स्मूथ एंड इलास्टिक से बनी हुई है, और इंटर इंटीमा वो स्क्वामस स्क्वेमस एंडोथीलियम से बनी हुई है। आर्टरीज स्लाइटली एक्सपेंड करती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, बलून्स की तरह। थिक वॉल्ड बलून्स होती हैं, मतलब मोटे मोटे बलून्स की तरह ही होती हैं। बस इतना याद रखें, इसको ज़्यादा वो ना करें। फिर ये आवर्टा से आर्टरीज से आर्टीरियोस बनाती है। कैपिलरीज हमारे पास जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पास बहुत छोटी लेयर में होती हैं इनकी, ये नैरो डायमीटर देख लें आप, 7 to 9 माइक्रोमीटर ले लें, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एंडोथीलियम की बनी हुई सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम से बनी हुई होती हैं। और जब हम एक कैपिलरी का ब्रांच बनता है ना, एनास्टमोसिस होती है, उस ब्रांचिंग को एनास्टमोसिस कहते हैं। तो जब इतने सारे ब्रांचेस एक साथ हो जाते हैं तो आर्टरीज और वेन से ज़्यादा इसके पास प्रेशर होता है। लेकिन अगर हम सिंगल की बात करें, एक सिंगल कैपिलरी की, तो बहुत कम होता है। अगर आज एक गुच्छे में ब्रांचेस के अंदर कैपिलरीज में ज़्यादा होती है या किसी और में होती है तो ब्रांचेस वाली कैपिलरी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर ब्रांचेस ऑफ कैपिलरी नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ सिंगल कैपिलरी हो तो सबसे कम हमारी कैपिलरी में होता है। वेन्स का कैपिलरीज से ज़्यादा होता है मगर आर्टरीज से प्रेशर कम होता है, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल का हमने कल बात की और थिक वॉल्ड की बात की, इसकी वॉल्ड इतनी ह्यूमन बड़ा नहीं होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। वेस्ट ड्रेनेज जो किडनी से आ रही हैं, लिवर से आ रही हैं, सारी चीज़ें इसके पास है। बची कुची चीज़ें ये सब कुछ लेके जा रहा है। और इसकी वॉल्स थिनर हैं, एक्सपेंडेबल मोर है। ब्लड प्रेशर वेन्स के अंदर लो होता है। और हम इनको पाल्पेट कर सकते हैं, मतलब अगर किसी को वेन्स वगैरह, अगर किसी को कुछ इंजेक्शन लगाना है, आईवी वगैरह लगाना है, तो हम वेन्स के जरिए लगाते हैं, क्योंकि आर्टरीज हमें नज़र नहीं आती हैं। रोल ऑफ आर्टीरियोल्स इन वासोडाइलेशन, वासोकंस्ट्रिक्शन। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ आर्टीरियोल्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्व्स, हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय नियर बाय टिश्यूज। फालतू बात छोड़ दें। They can therefore contract and relax in response to the changing needs of the tissues and organ they supply. इसको भी छोड़ दें। अब ये सही बात आ गई, जो हमारा MCQ बनता है। On the hot summer day, however, you become flushed as the arterioles in your skin expand by vasodilation and bring more blood to the skin capillaries to dissipate excess heat to the outside and to maintain a proper internal temperature. वहीं पे हमें स्वेट आते हैं और आर्टरीज ऊपर की तरफ आ जाती है कि थोड़ा ठंडा महसूस हो, वरना पहले से ही वो अंदर की तरफ है और फिर वो जल कुड़ रही हैं, तो इससे अच्छा है कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाती है, तो उनको आसानी होती है, इतना उनके अंदर हीट का वो नहीं होता है फिर, क्योंकि ऑर्गन्स खुद भी हीट जनरेट कर रहे होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, फिंगर एंड टोज बिकम फ्रॉस्ट बिटेन, वहीं अकड़ जाते हैं, जम जाते हैं, बिकॉज द आर्टीरियल सप्लाइंग द एक्सट्रीमिटीज कंस्ट्रिक्ट, क्योंकि आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसलिए क्यों बोलते हैं कि मोजे पहना करें और हाथ में दस्ताने पहना करें, कि आपके हाथों को फ्रॉस्ट बिटेन ना हो। फ्रॉस्ट बिटेन नथिंग है, आप एक वो नहीं बोलते हैं कि फ्रिज खोलो, बोतल निकालो डीप फ्रीजर से, अपनी ज़बान चिपक जाती है, दैट इज़ फ्रॉस्ट बिटेन। रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्पिंक्चर्स, ये रहे हमारे स्पिंक्चर्स, ये स्पिंक्चर है, ये स्पिंक्चर्स हैं। जब क्यों होते हैं, आर्टीरियल्स और कैपिलरीज के बीच में होते हैं। दीज स्ट्रक्चर क्लोज एंड ओपन इन रिस्पॉन्स टू द लोकल सिग्नल्स। हाइपरटेंशन के अंदर ये उसका नाम क्या है, कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, कि अगर बहुत हाइपरटेंशन है, बहुत तेज़ी से खून फ्लो करे, तो यहाँ पे कैपिलरीज इतनी छोटी छोटी सी हैं तो वो रप्चर हो जाएंगी, और हाइपोटेंशन में बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, स्पिंक्चर पूरे ही खुल जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर तेज़ी से चला जाए। और कुछ मसले यहाँ पे लिखा हुआ है, नीड ऑफ नियर बाय टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और अदर सेलुलर वेस्ट सिग्नल्स द नीड फॉर इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज। दीज सिग्नल्स कॉज प्री कैपिलरी स्पिंक्चर्स एज वेल एज द मसल्स इन द नियर बाय आर्टीरियल्स टू रिलैक्स, thus increasing the blood flow
through the capillaries. मस्कुलर पाथ है बस पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। एक बार में क्या होता है, दिल से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है फेफड़ों में, फिर लेफ्ट से एंटर होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर एक बार पढ़ लेते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है। In the pulmonary circulation, pathway of blood can be traced as follows: deoxygenated blood from whole body collects in the right atrium and then passes into the right ventricle, which pumps deoxygenated blood from into the pulmonary aorta. वहीं बात, the pulmonary aorta divides into right and left pulmonary arteries, which carry blood to the lungs. As blood passes through the pulmonary capillaries, carbon dioxide is given off और ऑक्सीजन को हम टेक कर लेते हैं। Blood returns to the left atrium of the heart through pulmonary veins. Systemic circulation लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर ब्राइट खून ऑक्सीजनेटेड चला जाता है। कोरोनरी सर्कुलेशन विद इन द हार्ट ऑफ द हार्ट के जो वॉल्स हैं वो तो अंदर की तरफ सारा सर्कुलेशन है, बाहर की तरफ क्या हार्ट को नहीं चाहिए खून, तो मायोकार्डियम की मसल्स के ऊपर आवर्टिक्स कैपिलरीज और आर्टीरियल्स होते हैं। एनास्टमोसिस बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे कैपिलरीज की, एक तरफ भी आर्टीरियल्स है दूसरी तरफ भी आर्टीरियल्स है, और पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई इसको मिलता है। डीऑक्सीजनेटेड इसको बहुत कम मिलता है क्योंकि इसके ऊपर भी तो गंदगी है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, लेकिन इसके आर्टीरियल सप्लाई ज़्यादा है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसको इसके साथ साथ दिमाग को। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये तो वही गंदी पुरानी सड़ीली बात, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, ये एमसीक्यू में आता है। वन प्लेस इन ह्यूमन बॉडी पोर्टल सिस्टम बिटवीन स्मॉल इंटेस्टिन एंड द लिवर, ब्लड पासिस फ्रॉम द इंटेस्टिनल विलाई। पता है हमें कहाँ होते हैं, जिजनम में होते हैं और इलियम में होते हैं, सबसे ज़्यादा जिजनम में होते हैं। इन टू वेन्यूल्स दैट ज्वाइन टू फॉर्म द हेपेटिक पोर्टल वेन, अ ब्लड वेसल दैट कनेक्ट्स द इंटेस्टिन विद द लिवर, द हेपेटिक वेन लीव्स द लिवर एंड एंटर द इंफीरियर वेना केवा। या जब एब्डोमिनल अॉर्टा जब इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे आगे एनाटॉमी में और इंफीरियर वेना केवा, तो यहाँ से खून इनके अंदर घुस जाता है और उसमें बहुत डिटेल में है, मज़ा आएगा। लेकिन आपको डाइजेस्ट सिस्टम जितने आपको यहाँ पे बोरिंग लग रहा है ना, डाइजेस्ट सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल वेन, डाइजेस्ट सिस्टम, उतने आपको एनाटॉमी मज़ा भी आएगा। इसीलिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की तनख्वाह कम होती है, न्यूरोलॉजिस्ट की तनख्वाह ज़्यादा होती है। खैर, रीनल सर्कुलेशन फिर वहीं बात आ जाती है, और अगर आप SIUT में तो आपको सिर्फ रीनल ही पढ़ना है और कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। The renal arteries are short and they spring directly from abdominal aorta. इनके अंदर कोई पोर्टल मोटल का सिस्टम नहीं, तो सीधा काम करती हैं। Into the kidney gives branches through the which pass through the medulla. अंदर वाली तरफ हमारी मेडुला होती है, ऊपर वाली की तरफ कॉर्टेक्स होती है। इन कॉर्टेक्स दे गिव, नहीं मेरे ख्याल से मैं गलत बोल रहा हूँ, ऊपर कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है। They give rise to the glomerular arterioles. From here blood enter into the peritubular capillaries and vasa recta. From this capillary network, the blood is drained through veins and leaves the kidney as a single renal vein that empties into inferior vena cava. Rate of blood flow in blood vessels. वही बात वापस से आ जाती है कि कैपिलरीज में सबसे स्लो होता है, आर्टरीज में सबसे ज़्यादा होता है, और हमारे पास जो वेन्स उनके अंदर मीडियम होता है, मतलब बीच में होता है, मतलब वेन्यूल्स में कम होता है, क्योंकि कैपिलरी सारी आके फिर वेन्यूल में जमा रही है, तो इसके अंदर प्रेशर आ रहा है, फिर इससे ज़्यादा प्रेशर फेस में आ रहा है, फिर पूरा ये बॉडी को सप्लाई करता है। ब्लड प्रेशर भी इतना कोई वो नहीं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टेटिक पता है हमें क्या होता है, ऑफ ब्लड एक्सटेंड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ ब्लड एक्सटेंडेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स, उसको हम जो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगता है उनको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपोटेंशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से हम इसको वो करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्पायरोमीटर ऐसे ऑप्शंस दे के फंसाते हैं। प्लीज़ ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर वो फुस वाली मशीन इस्तेमाल करते हैं। SIUT में वैसे एक मशीन होती है, आप उंगली घुसा दो तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम तो वहीं पुराने बेचारे गरीब लोग। सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल 120 mmHg होना चाहिए और 120/80 mmHg होना चाहिए। अच्छा, आप लोग फन फैक्ट की बात बताता हूँ, मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि यू नो 120/80 नॉर्मल है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं?
समरा एग्री करती हैं 120/80 नॉर्मल है। मिसबा भी एग्री करती है, महानूर भी एग्री करती हैं, और कोई एग्री करता है? तहरीम तो एक्साइटेड हो गई हैं, और कोई? पल्मोनरी आर्टरी समरा कैरी करती हैं, बाकी उनको नहीं पता। खैर ठीक है, बाकी शायद डर है। सीखने का टाइम है भी सीख लेना। 120/80 mmHg पेपर में आता है आपके, तो आप लोग 120/80 ही लगाएंगे, लेकिन असली में जो नहीं सिगरेट लोग पीते हैं उनका 120/80 होता है। नॉर्मल बंदे का 120/80 होता ही नहीं है। आप लोगों के घर में अगर बीपी मशीन होगी तो आप लोग देखना, आप लोग नॉर्मल बैठे हुए ना, आप लोग अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं, वैसे सबके अंदर है आयरन की कमी, मुझे पता है, लेकिन आपका कभी भी 120/80 नहीं आएगा। आप कोई सिगरेट पीता है ना बंदा, 5-5 डब्बियाँ एक दिन में फूकता है, उसकी 120/80 होता है, क्योंकि लंग्स, अगर आपने लंग्स सही से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि क्या होता है। मज़े की बात है ना। देखें अल्लाह, ये इतना बेकार चीज़ है, फिर भी इसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। बायोरिसेप्टर्स आर टाइप ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स, हाँ वही फालतू की बात। अलाउइंग फॉर द रिले ऑफ इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम ब्लड प्रेशर विद इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दो टाइप के होते हैं, बस हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। दिस सेंस द ब्लड प्रेशर एंड रिले द इंफॉर्मेशन टू द नर्वस सिस्टम सो दैट द प्रॉपर ब्लड प्रेशर कैन बी मेंटेन्ड। और अगर लो होता है तब भी हमारे पास, फिर ये हमारे पास हार्ट के पास जाती है, फिर वापस से रेगुलेट होता है। कैसे होता है? लो ब्लड प्रेशर है ना खून के अंदर, तो हार्ट बहुत स्लो पंप करेगा, तो हार्ट सिग्नल्स भेजता है किडनी की तरफ। किडनी को बोलता है भाई मेरे पास तो भाई देखो भाई मैं सही से पंप नहीं कर पा रहा, मैं तो हाइपोटेंशन में जा रहा हूँ। किडनी बोलता है अच्छा भाई ऐसी बात है, तेरा भाई ये भी जिंदा है, तू फिक्र मत कर। तो किडनी सिग्नल सेंड करती है, सिग्नल सेंड नहीं करती, बस वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करती है। इनसे क्या होता है, फिर वापस से खून का जो वो है ना हाइपोटेंशन, जो खून कम तैर रहा था, अभी पानी मिल गया है तो वो खून बढ़ चुका है, और सोडियम आ चुका है तो वो खून थोड़ा गाढ़ा और हो चुका है। तो इसी तरह से हार्ट की मसल सही कर देती हैं। और नर्वस सिस्टम फिर क्या करती है कि ये जो आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स होती है ना, इनका डायमीटर ना खोल देती है, बिल्कुल ना वाजो डायलेशन करवा देती है कि खून अब स्लोली वो करे। और फिर वहीं किडनी के पास बात आ जाती है, किडनी फिर रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और सोडियम आइंस को, वाइस वर्सा ही चल रहा है। और मेरी सबसे फेवरेट चीज़ डिजीज़, क्योंकि हम एनाटमी फिजियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं ना, हम लोग तो प्योर मेडिकल स्टूडेंट है, हमें तो डिजीज से ताल्लुक़ है। थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ये रहा क्लॉट, यहाँ पर भी ब्लड क्लॉट है। ज़्यादा खतरनाक ये वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर खून बह रह के जा रहा है ना तो इस तरफ से साइड से थोड़ा निकल भी जाएगा, लेकिन जहाँ पे वॉल्व के ऊपर लगा हुआ है तो बंदा गया। सही है। ये हमारे पास विद इन एन इंटैक्ट ब्लड वेसल इनिशिएटेड बाय एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक्स, इनको कहते हैं प्लेक्स घुच्चे होते हैं। द प्लेक्स व्हेन डिस्ट्रॉय द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स गैदर एट द डैमेज साइड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्लॉट। सही बात है। थ्रोम्बस एंड एम्बोलस आर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड वेसल प्रॉब्लम दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। दिल में जम गए तो हार्ट अटैक आ जाएगा, दिमाग में जम गए तो वो नहीं ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में पड़ा होगा तो स्ट्रोक आ जाता है। थ्रोम्बस हैपेंस व्हेन अ ब्लड क्लॉट और थ्रोम्बस ग्रोज इन ब्लड वेसल। सही बात है। कोई जगह पे जैसे ही बोलते हैं ड्राइवर्स को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, वैसे कुछ लोग बोलते हैं उनको अजाब मिलता है क्योंकि उनके पास गर्लफ्रेंड्स होती हैं। मुझे नहीं पता इस बात का, मेरे घर में कोई ड्राइवर नहीं है, लेकिन बोलते हैं उनको हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? वो ना बहुत ज़ोर से, जो बस ड्राइवर्स होते हैं ना और ट्रक ड्राइवर्स, तो उनको बहुत ज़ोर से और फोर्स से ना वो अपनी स्टीयरिंग को घुमाना होता है, और उनकी गाड़ियाँ हैवी भी होती हैं, तो उनको उनके जो नहीं ब्लड वेसल से वो ज़्यादा रप्चर होते हैं, तो हार्ट अटैक उनको ज़्यादा आता है और स्ट्रोक के लेवल्स भी उनको ज़्यादा आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को आए, कुछ बहुत सारे नॉर्मल लोग होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है, हार्ट की वो वेसल्स पंक्चर हो जाती हैं, कॉर्टिसोल बार बार रिलीज होता है तो इसीलिए रप्चर हो जाती है। दे कैन रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड एम्बोलस इज एनी फॉरेन मटेरियल दैट ट्रेवल्स विद इन द बॉडी। एम्बोलस वो नहीं, एयर एम्बोलिज्म होता है। मैंने आप लोगों को दिन इंजेक्शन का बताया था, इंजेक्शन के अंदर अगर हवा घुस गई तो वो हवा रुकावट बन जाएगी, तो वो रुकावट नहीं बन रही है, वो एम्बोलिज्म है। अगर किसी ने साथ निभाना साथियों वाला ड्रामा देखा है तो उसके अंदर राशि के पेट में तो डॉक्टर की घड़ी चली जाती है। मुझे समझ नहीं आती कौन सा डॉक्टर है जो कि घड़ी पहनता है ऑपरेशन थिएटर में, हालांकि ऑपरेशन थिएटर में ऑलरेडी एक घड़ी मौजूद होती है। एथ्रोस्क्लेरोसिस, हाँ मैंने साथ निभाना साथियाँ
थोड़ी बहुत देखी है, ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन जो अजीब लगा भाई क्या हो रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस, यार एथेरोस्क्लेरोसिस इज नथिंग एल्स, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, ये नहीं वहीं कोलेस्ट्रॉल सही फिर भी बता देते हैं। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, लेकिन फिर भी अब एक बार रिवाइज करना तो मेरा काम है ना। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ आर्टीरियल वॉल इंटीमा, सही बात है, अंदर की तरफ, विच लूज इट्स इलास्टिसिटी ग्रेजुअली, इट्स इनर लेयर थिकन्स causing narrowing of the artery and consequently impairing the blood flow. The narrowing is due to the formation of fatty lesions called arthrometastases in the lining of the arteries. These plaques consist of low density LDL, HDL हमारे लिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन हम नहीं डीजल वाला जो तेल से खाना पकाते हैं तो उसके अंदर लो डेंसिटी वाला होता है। कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन, decaying muscles, fibrous tissue, clumps of blood, platelets and sometimes calcium। तो इनको ज़्यादा कैल्शियम लेना भी अच्छी बात नहीं होती है। उन्हीं कैल्शियम 1000 सीसी खा रहे होते हैं उनके लिए बात, आप लोगों के नहीं, मेरे लिए नहीं है। द आर्टरीज बिकम, लेकिन जो रोज़ खाते हैं उनके लिए बात हो रही है, ये नहीं एक बार पी लिए तो आपको हो रहा है। द आर्टरीज बिकम एक्सट्रीमली हार्ड एंड द डिजीज इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और सिंपली हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। फैक्टर्स कॉजिंग आर्थरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, मेल जेंडर का अभी मैं डिटेल नहीं जान, लेकिन मेल जेंडर, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, सीवियर डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्टीरियल डिजीजेस और एंशियस एंड अग्रेसिव पर्सनैलिटी। तो मतलब जो खुर्राट ख़वातीनें होती हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मुझे पता है कोई ख़वातीन खुराट नहीं है, बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन जो नहीं आंटियाँ बस पे चढ़ती हैं उनको लगता है 50 रुपये हमने बस खरीद ली है, और जो बुढ़े अंकल चढ़ते हैं उनको भी लगता है हमने 50 रुपये में बस खरीद ली है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, आप लोग की बात नहीं हो रही ना, मेरी बात हो रही है। एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट प्रॉब्लम्स है हमारे पास। एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। एंजाइना पेक्टोरिस स्ट्रेन ऑन द हार्ट इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। The heart may enlarge in response to this added demand. Its own blood supply may not increase proportionately. हाँ, the heart muscle is then inadequately supplied with blood, especially during exercise. Lack of sufficient oxygen की वजह से चेस्ट पेन होता है और रेडिएटिंग पेन होता है लेफ्ट आर्म की तरफ, उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, इसका सेकंड नाम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं इसको। जब पेपर में एमसीक्यू में आता है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लिखते हैं, हार्ट अटैक नहीं लिखते हैं, तो याद रखिएगा आप ये बात। अकर्स व्हेन अ पोर्शन ऑफ हार्ट मसल डाइज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, बेचारा। इट इज़ ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ एनी कॉर्नरी आर्टरी आइदर बाय थ्रोम्बस और एम्बोलस। द ब्लड सप्लाई टू सम कार्डियक मसल्स स्टॉप। हार्ट फेलियर, खून सही से पंप नहीं कर पा रहा तो हार्ट फेलियर है। और कार्डियक अरेस्ट वो होता है कि उसके अंदर खून जा ही नहीं रहा, अरेस्ट में हो गया बस। लेकिन यहाँ पे हार्ट अरेस्ट की बात नहीं हो रही है, तो फेलियर को याद रखें, अटैक को याद रखें, एंजाइना पेक्टोरिस को याद रखें। उन्हीं सिंपल चोर को अरेस्ट करते वहीं हार्ट के साथ बेचारे के साथ होता है। कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम जो कि पैदाइशी तौर पर हो, वहीं फोसा ओवलिस के ऊपर आ जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एंजियोग्राफी, एक्सरे इमेजिंग, जो हमारे पास रेडियोग्राफर्स होते हैं, आप लोग रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे, रेडियोग्राफर्स हैं। रेडियोलॉजिस्ट के पास MBBS के बाद FCPS की डिग्री होती है, वो रेडियोलॉजिस्ट होता है। जो BS करते हैं रेडियोलॉजी में तो रेडियोग्राफर होता है। तो रेडियोग्राफर या तो रेडियोलॉजिस्ट वो ये इमेज एक्सरे ब्लड फ्लो की करते हैं। ड्यूरिंग एन एंजियोग्राम सब्सटेंसेस दैट आर ओपेक टू एक्सरेज आर इंसर्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम। द इमेजेस ऑफ द पाथ दे टेक थ्रू द ब्लड वेसल्स। एंजियोग्राफ करते बस इसको वो घुसा के एंजियोग्राफ को यूजफुल टू लोकेट ब्लॉकेजेस इन द ब्लड वेसल्स, समझ गए। लोकेट करते ब्लॉकेजेस कहाँ पे, उसको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी एंजियोग्राफी में एंजियोप्लास्टी के लिए भी करते हैं कि पहले हमने ग्राफ निकाल दिया पाउंड से, फिर हमने वो दिल में डाल दिया। कोरोनरी बाईपास, इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर टू इम्प्रूव हार्ट फ्लो, ब्लड फ्लो टू द हार्ट। इट मे बी नीडेड व्हेन द आर्टरीज, सॉरी अगर मैं थोड़ा इनफॉर्मल वे में बात करता हूँ, लेकिन ये मेरा पसंदीदा चैप्टर है। मैं कार्डियक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट बनना मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है,
क्योंकि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, बन नहीं पाया, अल्लाह की मर्ज़ी जो होती है. It may be needed when the arteries supplying blood to the heart tissue called coronary arteries are narrowed or blocked. फिर हमारे पास अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी और हमारे पास बाईपास करा देते हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी. सही है, कोरोनरी बाईपास इसको कहते हैं. एंजियोप्लास्टी इज प्रोसीजर ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए नैरोड आर्टरी में. इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ लॉन्ग ट्यूब कैथेटर इनटू द ब्लड वेसल to place a balloon, at the site of its the narrowing. When the balloon is inflated, the blood vessel should open and allow a healthy flow of blood. पहले ऐसा था, खोला, वाइड हो गई, अब चली गई. और ये जो नहीं जाली है, ये जाली हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी अंदर वाली जो ये गुब्बारा है इसको निकाल देते हैं, लेकिन ये जाली दी रहती है. ओपन हार्ट सर्जरी, वहीं जो हार्ट लंग मशीन को ऑपरेट करते हैं. कार्डियक परफ्यूजनिस्ट, जहाँ पे अगर किसी को बनना है तो मुबारक हो उसको, अल्लाह करे उनका हो जाए, नहीं बने ना बने. लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी में सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं, लेकिन वो मशीन ऑपरेट नहीं करते, बेचारे दूर खड़े होकर बस सामान पास कर रहे होते हैं, लेकिन उनका भी तो रोल है ना बेचारों का. इट इज़ क्योंकि एक कार्डियक परफ्यूजनिस्ट को नहीं पता कि एक ओपन हार्ट सर्जरी हो रही तो क्या कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है. हमें स्टेंडम पूरा निकालना पड़ता है, रिबकेज पूरा खोलना पड़ता है, तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, वो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट को पता होता है, कार्डियक परफ्यूजनिस्ट को पता नहीं होता. तो जो यहाँ पे सर्जिकल टेक्नोलॉजी बनना चाहते हैं वो अपने दिल में खार पैदा ना करें दूसरों के लिए. इट इज़ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच ब्रेस्ट बोन बीइंग क्रैक्ड ओपन, स्टेंडम एंड जिगफार्ड प्रोसेस एज वेल. और हमारे पास प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्ट, अलाउइंग सर्जन टू फिक्स हार्ट प्रॉब्लम्स व्हाइल द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन अ हार्ट लंग मशीन. वहीं आ जाती है हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी इज़ प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली नोन एंड फेयर्ड ऑफ ऑल ऑपरेशंस. सबसे ज़्यादा डरावनी ऑपरेशन ये, क्योंकि आपका पूरे बॉडी ऑर्गन बाहर है, चल गया नहीं चला, बंद गया. बट इन द राइट हैंड ओपन हार्ट सर्जरी कैन रिमार्कबली बी सेफ एंड इफेक्टिव, अचीव एक्सीलेंट आउटकम्स फॉर पेशेंट्स. आप लोग SIUT आते हैं, आँख खान जाते हैं तो आप लोग अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे. अगर आप कहीं और जाते तो लियाकत भी ऐसे अच्छा हॉस्पिटल है, सिविल भी अच्छा हॉस्पिटल है. लेकिन जो जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा होता है ना, सिविल वाले ना उनको इलाज नहीं करते हैं, वो लोग बोलते नाटक कर रहा है. खास तौर पर की नर्सिस होती है, वो कहती नाटक कर रहा है. मेरी फूफो का इंतकाल इसीलिए हुआ था. वो गई थी, उनको हार्ट अटैक आ रहा था, वो बेचारी चल के गई थी, हार्ट अटैक उनको आया था, फिर भी वो गई थी. लेकिन वहाँ की नर्स ने बोला कि आप तो एक्टिंग कर रही हैं, तो उनकी एक्टिंग वाली बात की वजह से मेरी फूफो की जान चली गई. इन 11 in June when the mean arterial pressure is greater than. तो इसीलिए किसी और हॉस्पिटल में चले जाएं, अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, सिविल मत लेके जाएं, क्योंकि सिविल ना मैंने देख लिया है कैसा है. when the mean arterial pressure is greater than the upper range, women of any age are considered to have hypertension. आपकी अम्मियों को, यहाँ पे जितनी भी अम्मियाँ बैठी हुई हैं, खैर यहाँ पे तो कोई अम्मी नहीं बैठी हुई, लेकिन जितनी भी अम्मियाँ हैं हमारी, हम सबकी अम्मियाँ हैं ना, कोई यहाँ पे बिना अम्मी की तो नहीं है ना, सबकी अम्मियाँ हैं. तो 160/95 अगर या इससे अबव होता है तो हाइपरटेंशन बंदा. फॉर अ मैन अंडर 45 अ रीडिंग अबव 140/95 इज कंसिडर्ड hypertensive. The hypertensive is called as silent killer. इंडिविजुअल को पता ही नहीं चलता और वो बेचारा अचानक एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है या तो स्ट्रोक हो जाता है, मर जाता है. हेरिडिटी हो सकता है. सॉल्ट्स की इनटेक, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी और एड्रिनल ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन. हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर 90/60 से अगर नीचे गिर जाए तो ये होता है, कमज़ोरी होती है, डिजीनेस, नॉशिया, लाइट हेडेडनेस. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ईट हेल्दी डाइट, स्टे एट अ हेल्दी वेट. 70 तक सही है. जो मेरी है वो 40 है. सॉरी टू से, आप लोग हंसेंगे शायद, मेरी 40 है, मैं अंडर वेट हूँ, तो मेरा भी हेल्दी वेट नहीं है. यहाँ पे कुछ लोग 35 के भी होंगे, लोग 30 के भी होंगे, लोग 32 के भी होंगे. मेरी क्लास की लड़की वो 30 किलो की है. उसने खुद बताया था, मुझे नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है. स्मोक नहीं करना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को अंडर कंट्रोल. देसी घी खाना चाहिए. देसी घी से कोई बीमारी नहीं होती. अगर आपकी अम्मियाँ बनाती हैं तो शौक से खाया करें, नहीं बनाती हैं तो उनको बोले बनाएं, रेसिपी देख के बनाएं. और बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरा है सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनसे भी ना हार्ट के डिजीज़ नहीं होते हैं.
आप अगर इंडिया साइड पंजाब या केरला वगैरह चले तो वो लोग वहीं तेल इस्तेमाल करते हैं, और जो साउथ के लोग हैं वो खोपड़े का तेल इस्तेमाल करते हैं और खोपड़े का दूध भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हेल्दी उनकी बॉडी रहती है, उनको हार्ट अटैक के दिक्कत बहुत कम होते हैं। और एक्सरसाइज करना चाहिए, अभी से शुरू कर दें। योगा सब कर सकते हैं, ये बोलते हैं ना योगा ये योगा वो आसन वाले योगा ना करें, लेकिन नॉर्मल योगा होते हैं ना, वो एक पाँव पे खड़े हो गए, सुबह खाने से पहले भाग लिया, तो ऐसे एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेसल्स होते हैं कहीं से निकल रहे होते हैं और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके घुस जाते हैं अंदर। ये हमारे पास ये सर्फिकल लिम्फ नोड्स हैं, थोरेसिक डक्ट है हमारे पास, ये थाइमस ग्लैंड है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन हमारे पास ये काम करता है, सिस्टर्ना काइली करता है, सर्विकल है हमारे पास, सर्विकल जो दिमाग के पास से आ रहा है। लिम्फेटिक्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, नो डिस्कशन अबाउट दिस, लेकिन मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी लिम्फेटिक्स होते हैं। लंबर लिम्फ नोड, पेल्विक लिम्फ नोड वगैरह वगैरह। लिंगुअल कोई इनग्वाइनल है, वैसे इनग्वाइनल यहाँ पे लिख दें क्योंकि इनग्वाइनल केनाल यहाँ से यूँ मारी होती है, इनग्वाइनल केनाल इसको कहते हैं, या तो इनग्वाइनल लिगामेंट भी इसको कहते हैं, जो यूँ मारी होती है इनग्वाइनल लिगामेंट इसको कहते हैं, यूँ जो आ रही है ना इसको इनग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं। यहाँ पे लिंग्वाइनल लिख दिया है, वैसे इनग्वाइनल है, एल को काट दें। इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे, लिम्फेटिक ऑफ द अपर लिम्फ। कंपेरिजन ऑफ द, यार इतनी फजूल चीज़ है, 85% हमारे वो WBC वगैरह सब कुछ रिटर्न हो जाता है, 15% उधर ही रह जाता है। इसको हम ना लिम्फेटिक्स को बिल्कुल डिटेल में ना हम इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर ओवरव्यू सिर्फ दे रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ टेंशन ना लीजिएगा। लिम्फेटिक्स कलरलेस होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, वो सबको पता है। टिश्यूज इंटरसेल्युलर स्पेस में होते हैं विच कैन नॉट बी पेनिट्रेट द ब्लड कैपिलरीज। लिम्फेटिक वेसल्स लाइक ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिकली नैरो थिन वॉल्ड वेसल्स into which substances can move readily. Lymph capillary walls are composed of cells with opening between them, act as only one-way walls. सही है। ट्रेन थी, ट्रेन भरी हुई थी, एक स्टॉप पे गई, मतलब जो दिल के जो स्टॉप है वहाँ से ट्रेन भर के गई लिम्फेटिक्स के साथ, वो गई लेवर तक पहुँची या स्प्लीन तक पहुँची, और लोग आ गए और आगे चली गई, फिर पाँव तक पहुँची, इतना ज़्यादा हो गया कि एक बंदा ने अभी कदम अंदर नहीं लगा, इतना प्रेशर बढ़ा कि सब बाहर निकल गए और जल्दी सब ने अंदर घुसना शुरू किया, लेकिन जो दिल से सवार हुआ था वो बाहर ही रह गया। तो बस यही चल रहा है यहाँ पे। इतनी अच्छी एग्जाम्पल दी थी। इसके अलावा भी अगर लिम्फेटिक अगर मैं MCQ दूँ फिर भी गलत हो गया तो मैं जिस तरह आप लोग पेपर में जो दुआएं देंगे मैं आप लोग घर बैठ के दुआएं दूंगा। मटीरियल्स कलेक्टेड बाय द लिम्फ कैपिलरीज फ्लो इनटू लार्जर लिम्फ वेसल्स। फिर वही बात है कि जैसे हमारे पास वेन्स वगैरह फिर हो जाती है, लार्जर वेसल्स हो जाती हैं, इसी तरह इनके पास भी होता है। बट मोस्ट ऑफ द इम्पेटस फॉर लिम्फ फ्लो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नियर बाय मसल्स। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लिम्फ का फ्लो बढ़ता है। सच एज यूज इन ब्रीथिंग एंड वॉकिंग एज इन ब्लड वेन्स। ये इनका होना इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारी इम्यूनोलॉजी गिर जाएगी। ये लिम्फ टिश्यू है, स्प्लीन नहीं है, याद रखिएगा। मैंने स्प्लीन समझ के इसको पढ़ा था, बाद में ये स्प्लीन नहीं है, ये सिर्फ लिम्फ टिश्यू है। रोल ऑफ लिम्फ वेसल्स इन विलाय। लिम्फ वेसल्स हमारे विलाय में होते हैं ताकि कोई अगर गंदगी वगैरह आ जाती है तो वो भी साफ़ हो जाए, और ये फैट ग्लोब्यूल्स वगैरह को जज्ब कर लेते हैं अपने अंदर। और आप 1% की क्या लिखी हुई, द फैट ग्लोब्यूल्स में मेक अप 1% ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड। सही बात है, अभी यही बताया मैंने। लिम्फेटिक टिश्यू लार्ज वेसल्स आर इंटरप्टेड periodically by kidney bean shaped structures about 1 inch long called lymph nodes. Lymph is forced through networks through channels within the nodes that are lined with the masses of macrophages. lymphocytes होते हैं हमारे पास, जो सेल्स होते हैं उनको हम lymphocytes कहते हैं। स्प्लीन है हमारे पास, लेफ्ट साइड होता है, किडनी की बोल रहा हूँ कि स्टमक के ऊपर होता है और डायफ्राम के नीचे होता है, खून को साफ करता है। मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स के पास इनको दिखाता है कि मारो इनको। और